जब आपके हक और अधिकार को दबाया जाएगा, आपके हक अधिकार को खत्म किया जाएगा और आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो दोस्तों आप आतंकवादी हो गए। यही जो सेम चीज है, सेम डिटो है, वो भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सच्चाई से पर्दा उठना चाहिए और रियलिटी देश की जनता के सामने आनी चाहिए। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये वीडियो एक खास मकसद से बनाया जा रहा है ताकि आपको हर एक सच्चाई से रूबरू होने का मौका मिल सके। मैं बात कर रहा हूं ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, जो कि वहां की जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर नहीं दिया, इसका भी खुलासा किया जाएगा। और इसी के साथ भारत ने नई दिल्ली में शेख हसीना को उनको शरण क्यों दी गई, इसके पीछे की सच्चाई आज इस वीडियो में बताया जाएगा। वह कौन सा 2015 का समझौता था जिसमें अडानी से वो बिजली के लिए कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ, उसके पीछे की जो सच्चाई लकी कोहिनूर चैनल पर वांशीघटन पोस्ट के द्वारा यह पता चला है कि जो 2015 का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके बारे में भी हर एक सच्चाई को बताया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 15 साल से शेख हसीना प्रधानमंत्री रहते हुए आज उस देश के अंदर यानी बांग्लादेश के अंदर जो वहां के जो लोग हैं क्यों उग्र हुए और उसके खिलाफ प्रदर्शन करना क्यों शुरू कर दिया, इसके पीछे की सच्चाई मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं जिनको हिंदू कह सकते हैं और इसी के साथ और भी काफी जो लोग हैं जो कि दबे कुचले समाज से आते हैं, उनको जो रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, आरक्षण की जो बात करते हैं, नौकरियों में आरक्षण, उस आरक्षण के ऊपर क्या है, जैसे 26% रिजर्वेशन मिला हुआ है, उस 26% रिजर्वेशन को गवर्नमेंट ने कोर्ट का सहयोग लेकर उनको 2% कर दिया गया, यानी 26% से घटाकर उसको 2% तक सीमित कर दिया गया। तो छात्रों रोजी रोटी रोजगार की अगर बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, जब उनके रोजगार के ऊपर, जब उनकी रोटी के ऊपर ही संकट आ जाएगा तो वो क्या बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, क्या आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनते हुए देखते रहेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जैसे कि आज भारत में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज भारत के अंदर भी ये जो बांग्लादेश की स्थिति है वही स्थिति क्या आज भारत में होने वाली है, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट 7 जजों के द्वारा दिया गया, कोटे में कोटा रिजर्वेशन, इसी को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया और कल 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक रिजर्वेशन को लेकर जो देश के अंदर किस तरीके से कानून को खत्म करते हुए परत दर परत एक के बाद एक किस तरीके से भारत के मूल निवासी, आदिवासी, हर एक इंसान के ऊपर यह सरकार किस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही है और उनके हक और अधिकार को खत्म करने का काम कर रही है। इसीलिए अभी जो चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान को छोड़कर वहां पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में इतने लोग आ गए, आज तक एक इतिहास बन चुका है, जो आज तक कोई भीड़ वहां पर इकट्ठी नहीं हो पाई और आज तक इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर इतने लोग नहीं बन पाए। कितने जो विपक्ष दल के जो नेता हैं, जो राजनीति करने वाले लोग, आज तक इतने लोग वहां पर देखने को नहीं मिला। एक रिकॉर्ड टूट चुका है। इसी तरीके से जो बांग्लादेश के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां के जो लोग हैं, उनके जो शासन सत्ता में बैठी हुई
शेख हसीना जो 15 साल से वहां की प्रधानमंत्री है और अब की बार भी वो चुनकर आई है, लेकिन जो लोगों के हक और अधिकार जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिलते हैं, संविधान के कारण से मिलते हैं, उसी संविधान के अंदर से उसको कोटे में कोटा रिजर्वेशन को लेकर 26% से 2% कर दिया गया। तो ये कहां का इंसाफ है। इसीलिए अपने रोजगार को, अपनी रोटी को और आने वाली भावी पीढ़ी को बचाने के लिए वहां पे आंदोलन तेज हो गया और उग्र आंदोलन होने के कारण शेख हसीना को वहां पर जो एजेंसियां हैं उनको क्या कहना पड़ा, एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं। आप पहले ये सुन लीजिए और फिर आगे हम बात करेंगे शेख हसीना का अडानी के साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं पढ़कर सुना देता हूं, ये देख लीजिए। बांग्लादेश शेख हसीना का एक इंटरव्यू में, एक बयान में उन्होंने कहा कि जो देश भर में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और लोगों से उन्हें सख्ती से दबाने के लिए कहा। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील करती हूं। हसीना के समर्थकों ने पहले उनके इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और उनके छात्र मोर्चे इस्लामी छात्र शिविर ने शांतिपूर्ण अभियान को हाईजैक कर लिया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है। इसी के कारण चलते जो सेना है उनका कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण से जो शेख हसीना है उनको इस्तीफा देना पड़ा और इसी के कारण से आज वो भारत के अंदर शरण ले चुकी है। जो मैंने कहा ये वास्तविकता है और रियलिटी है। तो दोस्तों आपने ये सुना कि किस तरीके से देश के अंदर जो उन्होंने कहा, ये सारी की सारी जो बातें हैं जो मैंने पढ़ के सुनाया, किस तरीके से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, कैसे सारी चीजें रही और कैसे उनको शांत करने के लिए, यानी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले जो छात्र थे वो छात्र किससे जुड़े हुए थे, ये कह रही है कौन, शेख हसीना जी। और ये कह कहां रही है, यानी जो कि सबसे बड़े जो प्रमुख सेना है या पुलिस है या हर तरीके की जो एजेंसियां हैं उनके बीच में उन्होंने बयान दिया कि देश में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, ये छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है और इनको दबाना चाहिए जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, आप अपने हक और अधिकार के लिए अगर आगे आएंगे तो क्या आप आतंकवादी हो जाएंगे? जैसे भारत के अंदर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। जब आपके हक और अधिकार को दबाया जाएगा, आपके हक अधिकार को खत्म किया जाएगा और आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करने के लिए आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो दोस्तों आप आतंकवादी हो गए। यही जो सेम चीज है, सेम डिटो है, वो भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सच्चाई से पर्दा उठना चाहिए और रियलिटी देश की जनता के सामने आनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उनका जो बेटा है वो जो वांसीगठन में रह रहा है वो क्या कह रहा है, उसकी बात भी मैं पढ़कर सुना देता हूं। सोमवार को पूर्व सलाहकार जो उसका बेटा जो वांसीगठन में रह रहा है वो यानी प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, देश छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये बात कौन कह रहा है, उसका जो बेटा है जो शेख हसीना का जो सजीब वाजेद जोई जो कि पूर्व सलाहकार है, उन्होंने शनिवार को इंटरव्यू में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी दी। कई सप्ताह से चलते उग्र प्रदर्शन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश को छोड़कर चली गई। उसी दिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार
उस जमात ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को यानी इस्तीफा दे दिया है और अब वह सुरक्षित नई दिल्ली इंडिया के अंदर सुरक्षित है। तो ये कहने का मतलब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तो एक सच्चाई है, ये तो एक रियलिटी है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, जो कि वांशीगठन जो पोस्ट है, वांशीगठन पोस्ट के द्वारा ये जिक्र का खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है कि जो अडानी है, अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट 2015 के अंदर, यानी जो शेख हसीना है वो देश जो अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, वहां की प्रति व्यक्ति दर है जो कितनी नीचे आ गई, उन लोगों के ऊपर कितना कर्जा है, और फिर भी शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके जो दोस्त है अडानी जी, ये जाते हैं 2015 में कहां पर, बांग्लादेश में, और मिलते हैं शेख हसीना जी से। और शेख हसीना जी ने देश को तो जो आर्थिक जो तंगी की जो खाई है उसके अंदर धकेलने का काम कर दिया, और एक दोस्ती निभाने के लिए अडानी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया 2015 में। और वो 2015 में कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि बांग्लादेश में अगर 50% बिजली बन रही है तो उसमें 20% और ज्यादा बिजली बन रही है। तो कहने का मतलब जब बिजली की आपूर्ति हो रही है बांग्लादेश में तो उसे बिजली क्यों खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अडानी के साथ। जब देश में बिजली है, कोयला है, और फिर बाद में भी बिजली लिया जा रहा है, और उसको पैसा किसको मिलेगा, अडानी को। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कितने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है 2015 में, ये देख लीजिए स्क्रीन पे, 2015 में जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन होने के बाद में पैसा, जो साल का जो पैकेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। साल का जो पैकेज है 450 मिलियन। अब 450 मिलियन 45 करोड़ सालाना, जिसको गुणा 83 रुपए से करें, लगा लो मिलियन का, 450 मिलियन का जो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 450 मिलियन डॉलर जो 45 करोड़, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इसके साथ साझा किया है। इतना बड़ा पैसा ये किसको देगी, अडानी को देगी, और देश के अंदर बांग्लादेश से अडानी को पैसा आएगा। तो ये क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर बंदरबांट चल रहा है। और बंदरबांट में नुकसान किसका हो रहा है, यहां पर अडानी का फायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के जनता का। तो इसीलिए वहां से 26% जो रिजर्वेशन है उसको कम करके 2% तक कर दिया गया। वहां पर रोजगार की बात करनी चाहिए थी, रोजी की बात करनी चाहिए थी, वो तो खत्म कर रही है ताकि लोगों का ध्यान इसके ऊपर चलता रहे और उग्र आंदोलन करे नहीं। लेकिन आज की जनता समझदार है, आज अपने हक और अधिकार के बारे में जानती है, पढ़ती है, समझती है, और उसके बाद में जब इस्तीफा होता है उसके बाद में आगे की कहानियां होती हैं। और जब जैसे ही उग्र आंदोलन वहां पर तेज होता है तो उसने इस्तीफा देने से पहले उन्होंने बयान दिया सभी एजेंसियों के बीच में और कहा कि ये छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है जो अशांति फैला रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसीलिए सेना का जवाब नहीं आने के कारण से को इस्तीफा देना पड़ा आनन फानन में। और अब उसका बेटा कह रहा है कि उन्होंने यानी बांग्लादेश को छोड़ने से पहले वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो एक तरफ तो 5 तारीख को इस्तीफा देने की बात हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो ये राजनीति है और बहुत बड़े लेवल पर देश की जनता के साथ साजिश है, और इस साजिश से पर्दा उठना चाहिए। और ये तो वांशीगठन जो पोस्ट है उसके द्वारा ये खबर मिलती है कि अब अडानी को सबसे बड़ी खुशखबरी, ये देखिए पोस्ट। तो टाइम्स इंडिया के द्वारा ये खबर है और वांशीगठन द्वारा ये खबर जो चल रही है पोस्ट है उसके द्वारा, यानी जो 2015 का जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ था और जो बिजली लिया गया था, अब जब जैसे ही उग्र आंदोलन हुआ
तो यहां से क्या आ रहा है खुशखबरी? अडानी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जो बांग्लादेश से जिस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई किया जाता था, अब उसी प्लांट से भारत बिजली खरीदेगा। अब बताइए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को बदल भी दिया। और इसमें यह भी कह दिया गया कि एक और कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, जो पहले तो बांग्लादेश बिजली ले रहा था, अब भारत उस प्लांट से बिजली खरीदेगा, बांग्लादेश से बिजली खरीदेगा। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? ये देश में क्या चल रहा है? ये दोस्तों एक बहुत बड़ा। और फिर शरण कौन दे रहा है? अमेरिका ने क्यों शरण नहीं दिया? क्योंकि वो यहां पर प्लांट बनाना चाहता था, जमीन लेना चाहता था, उनको जमीन नहीं मिली। और देशों ने शरण क्यों नहीं दिया? इस्लामिक जो कंट्रियां हैं वहां पर भी शेख हसीना जा सकती थी, लेकिन वहां पर उनको शरण क्यों नहीं मिली? यानी चोर चोर मोसेरा भाई। इसका मतलब भारत के पीएम और शेख हसीना, उधर से तो उन्होंने देश को झकझोर एक आर्थिक खाई के अंदर झोंक दिया, और इस देश के जो पीएम है प्रधानमंत्री मोदी जी, यहां पर लोगों को दिखाया जा रहा है कैसे वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार में किसने झोंका? वहां पे बांग्लादेश के अंदर ये चीजें करने के लिए मजबूर किसने किया? दोस्ती किसने निभाई? किस तरीके से निभाई गई? शरण कौन दे रहा है? यानी आप देख लीजिए, यानी उधर शेख हसीना जी है, या भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है, वह मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दोनों एकजुट हैं, दोस्ती है। वहां की जनता परेशान है और यहां की जनता परेशान है। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, ऐसी सरकार में रहने वाले और ऐसी सरकार चलाने वाले लोगों को जनता अब समझ चुकी है और अपने हक और अधिकार के लिए रोडों पर आ चुकी है। जब जो जीत कर जाने वाले जो सांसद हैं, एमएलए हैं, वो क्यों नहीं संसद में बोलते? क्यों नहीं बोलते? 145-46 जो एमएलए जो एमपीज हैं, वो क्यों नहीं बोलते? इसीलिए भारत की जनता ने निर्णय किया है, और इसीलिए बांग्लादेश की जनता ने यह निर्णय किया है कि हमें जो हमारे राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, और हमारे को जो राइट्स मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के कारण, इसी के चलते जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उसको इस्तीफा देना पड़ा। और कुछ दिन देखिए, अभी यहां भारत के अंदर भी जो ये बंदरबांट चल रहा है, इससे पर्दा उठाने का लकी कोहिनूर काम कर रहा है। और अभी तो ये सियासी जंग शुरू हुई है, रोडों पर अभी तो आना शुरू नहीं किए हैं लोग, अभी तो धीरे धीरे देखते चले जाओ। इस भारत के अंदर ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि विपक्ष को खत्म करने का जो सीएम पद पर जो केजरीवाल बना हुआ है, उसको अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो आम आदमी की विसात क्या है? सोचिए आप, ये बहुत बड़ा मुसीबत की ये घड़ी है, बहुत बड़ी मुसीबत का ये एजेंडा है। क्योंकि भारत जो अखंड भारत था, जो भारत सम्राट अशोक के टाइम अखंड भारत था, इन पाखंडियों ने, इन सरकारों ने मिलकर इसको पाखंड भारत बना दिया। तो इस पाखंड से बाहर निकलिए और प्रबुद्ध राष्ट्र का जो सपना बाबा साहब का था उसको साकार करने के लिए पढ़िए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को, ताकि वहां से आपके राइट्स निकलते हैं। मंदिर से अगर राइट्स निकलते तो योगी आदित्यनाथ मंदिर को छोड़कर आज यूपी का सीएम नहीं होता। तो मंदिर से समस्या की समाधान नहीं होगा, आपका समस्या का समाधान होगा जो संसद है, जो संविधान है, उससे आपकी आने वाली भावी पीढ़ी का और आपका समाधान होने वाला है। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। तो लकी कोहिनूर को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।